ना हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा नेचर एंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, हमने समझ लिया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करना, ताकि हम समझ पाएँ कि उनके बिहेवियर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट होता है, और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें को उनको प्रोवाइड करना, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो अचीव कर। नेचर या फीचर देखो क्या होता है। नेचर क्या है कि इसका ये नेचर है पहला कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मतलब क्या है कि मल्टी मतलब बहुत सारे, डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड ये स्टडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बस अब एक ही चीज़ का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बहुत सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट अलग अलग फील्ड से ली गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बिकॉज इट हैज बोरोड कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज फ्रॉम अदर फील्ड, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, तो हम देखेंगे अरे ये सारी चीज़ें तो हमें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं अलग अलग फील्ड से लिए गए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट लिया है वो सिर्फ मैनेजमेंट से लिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी से लिया है। साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मतलब कि लोगों के बारे में स्टडी करना कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका क्या माइंड कैसे उनका वर्क करता है, किस चीज़ के लिए उन्हें अट्रैक्शन हो जाता है, उस तरीके की चीज़ें को आप समझ रहे हो, उनके मन से रिलेटेड चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। वो साइकोलॉजी की ब्रांच डील करती है, और साइकोलॉजी से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, क्योंकि आखिरकार लोगों के बारे में ही तो आपको जानना है कि लोगों के माइंड में कैसे वर्किंग है, उनका क्या सोचने का तरीका है। राइट। सोशलॉजी मतलब कि सोशलॉजी बेसिकली डील करता है कि सोसाइटी में लोगों का कैसा रिलेशन है, उससे रिलेटेड होता है, तो सोशलॉजी के भी कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप में भी तो काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज जो पॉलिटिकल साइंस। राइट। पॉलिटिकल साइंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम आगे मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे डिसिप्लिन, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर मोटा 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 जो है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे कि लोगों को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में पढ़ा कि कैसे जो राजा महाराजा तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन करी, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग पावर में रहना चाहते हैं, उन्हें भी रहता है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स करके या कैसे शरीयत के पावर ले ले। तो वो सारी चीज़ें के वो थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी वाला सीन है यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी वाली ब्रांच से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली डील करता है स्टडी ऑफ सोसाइटीज़। और लोग सोसाइटीज़ में स्टडी करेंगे, तो अगर हम सोसाइटी को स्टडी कर ले तो हमें समझ में आएगा कि जो लोग उस सोसाइटी से आती है उनका कल्चर क्या होगा। उस सोसाइटी के लोग, जैसे कोई सोसाइटी को आपने स्टडी किया, आपको पता चला कि इस साइड की जो सोसाइटी है यहाँ पे लोग टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के अगर कैंडिडेट आप हायर कर रहे हो कि यहाँ का जो भी कल्चर है वो उस अकॉर्डिंग ही ये इंसान भी आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, साइंस हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपके फील्ड्स हैं उससे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज जो है वो हमने बोरो की हुई हैं, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या होता है, साइंस होता है जब आप, साइंस एक ऐसी ब्रांच होती है जो कॉज एंड इफेक्ट पे रिलाई करती है, और ये वो कॉन्सेप्ट देती है जो बिल्कुल एज इट इज आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं, आपको चेंज नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। लाइक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मतलब कोई चीज है ग्रेविटी के कारण नीचे ही आएगी, तो ये एक मतलब ट्रुथ है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ये एक फैक्चुअल चीज है। ठीक है। तो उसी तरीके से ये हो गई हमारी साइंस। तो बिकॉज इट अप्लाइज आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिवली, मतलब जैसे कि जैसे आपके आइडियाज और कॉन्सेप्ट हमने जो भी फील्ड से लिए हुए हैं उसको आप वैसे ही अप्लाई करते हो अपने लोगों के ऊपर, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये साइंस है। क्योंकि आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे होते हो, जो चीज़ जैसे है, जैसे आपको पता है वैसे ही आपने यहाँ पे क्या की है, अप्लाई करी है लोगों पे, ताकि आप उनके बिहेवियर को स्टडी कर पाओ। तो ये बेसिकली क्या है, साइंस है, क्योंकि एज इट इज चीजें आपने आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली एज इट इज आपने अप्लाई किए हैं। ठीक है, उनको चेंज नहीं किया है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो चेंज होती है एज पर नीडेड। पता हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करने के लिए
जो है वो मनी इंसेंटिव्स देने होंगे, लेकिन कुछ लोग के लिए वो नहीं देना होगा। तो अगर आपको कोई थ्योरी आपने अप्लाई की जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मोटिवेशन के थ्रू लोगों को अगर आप करना है तो आप यही रास्ता अपनाएं, तो एज इट इज अप्लाई कर ले तो वो साइंस है। लेकिन अगर आप उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो ये चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है, ये चीज़ फेल हो रही है, तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें अप्लाई करना शुरू करोगे। इसलिए हम इसे आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अलग वे होता है समझने का, तो आपको उसको उसी अकॉर्डिंग ही डील करना होगा। तो आप रिजिड नहीं हो सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है तो हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसे चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस भी है। कहीं कहीं आप बिल्कुल एज इट इज कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहां चेंज करने की जरूरत होती है आप उसको चेंज भी करते हो, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ला पाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करा पाओ। वरना अगर आप एक रिजिड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो कि नहीं यही कॉन्सेप्ट है, टाइम पे आना है, यही टाइमिंग है, ये हमारा एक मतलब ट्रुथ फैक्चुअल कंटेंट है, हम इसको हमेशा से अप्लाई करते आए हैं तो यही रहेगा, तो फिर आप वहाँ पे फेल हो जाओगे अगर वो लोग नहीं मानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको चीज़ें जो है वो अपडेटेड भी करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपका नेचर है वो है कि सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम एक एज अ सिस्टम मैथड देखते हैं, कि सिस्टम मैथड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यूज होता है। मतलब इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, जो एक पूरे सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो आपस में एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, द सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड अ वैल्यूबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद वन अदर, कि जो भी एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग से। अब आता है एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट आपके देखो, एक होता है पीपल होता है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी होती है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग काम करते हैं, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली कि इन सब लोगों के साथ मिलके जो भी आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं वो, ये सारी चीज़ें एक साथ हुआ करती हैं, और आपका एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसको इजिली अगर हम समझे तो ये बताता है कि लोग, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं टास्क। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि अपडेट होती रहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम को ईजी बनाते हो। ये मैं अभी अलग अलग बता रही हूँ कि होता क्या है। स्ट्रक्चर बेसिक क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैसा है, आपका लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, ये कैसे वर्क करता है, कैसे आपका स्ट्रक्चर है, क्या मिडिल लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपका टॉप लेवल से, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आपने बांटी है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सबको पावर दे रखी है, अपने पास ही रखी है, क्या स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है आपका स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये क्या बनाती है, एक सिस्टम। जैसे लोग हैं तो लोग अकेले काम करेंगे, टेक्नोलॉजी अकेले काम करेगी, स्ट्रक्चर अकेले, ऐसा तो नहीं होगा ना। लोग ही तो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि वो अपना रिजल्ट इंप्रूव कर पाए, और लोग जब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव को यूज करेंगे तभी वो साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को भी शेयर करेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे, बहुत इंस्ट्रक्शन देगा कि टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करनी है, लोगों को पता चलेगा, वो वैसे वर्क करेंगे। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल लेके हम ये समझ सकते हैं कि ये एक पूरे सिस्टम की तरह वर्क करता है, कि लोगों को टेक्नोलॉजी से यूज है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, काम करते हैं जो भी इन्हें टास्क दिए हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कि जो वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना वर्क कर रहे हैं अब उसको कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, कौन बॉस है, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कैसे वर्क होगा, ये सारी चीजें क्या है आपका एक सिस्टम जो है वो बनाती है। और यही आपका ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्रोच, सिंगल अप्रोच नहीं है, ये एक सिस्टम की अप्रोच है, जहाँ पे लोग, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम नहीं करेगी, इससे लोगों की ज़रूरत है, और एक स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है ताकि हमें पता चल पाए कि किसको कब क्या काम जो है वो करना है, कैसे टेक्नोलॉजी किसको यूज़ करनी है और किस तरीके से वो वर्क होगा। ठीक है, तो ये एक इंटरडिपेंडेंस वाली चीज़ें हैं जो एक साथ काम करती हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा एक सिस्टम अप्रोच है, सिंगल अप्रोच नहीं है, एक ही चीज़ नहीं बस काम करती है कि लोग ही काम कर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। और ये भी है कि एक्सटर्नल चीज़ों से भी एक आपका फैक्टर इन एलिमेंट आएगा जो हम आगे भी पढ़ेंगे।
कि एक्सटर्नल वाली चीज़ें भी आती हैं कि लोग सिर्फ अंदर ही काम नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर में, बल्कि वो बाहर से भी ये लोग सब आपस में मिलके इंटरेक्ट करेंगे। लोग अपनी टेक्नोलॉजी को लेके एक उसके साथ काम करते हुए, उसके इंस्ट्रक्चर इसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये भी फोकस करेंगे कि हम बाहर के जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम अच्छा इंटरेक्शन कर पाएँ, उसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ ला पाएँ, सक्सेस ला पाएँ, उनसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो एक बेसिक एक सिस्टम बना देता है ये पूरा आपका। ठीक है, तो ये याद रखे रहेगा। और इससे सिंगल भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सिस्टम अप्रोच, नाउ एक्सप्लेन, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि समझ में आया है। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहता है कि ये कहता है कंटिजेंसी अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इम्प्लाइज दैट डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर ऑल द सिचुएशन। कंटिजेंसी कहता है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी होंगी ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला पाओ। अगर आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हर सिचुएशन में अप्लाई कर देते हो तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। अब की टाइम का ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ें चेंज होती होती जा रही हैं। अभी अगर हम एक टेक्नोलॉजी को ही ले ऑर्गेनाइजेशन में और हम अपने एम्प्लॉयज से बोले कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पेन पेपर वाला वर्क करना है, आप सिस्टम में नहीं बैठेंगे, सिस्टम में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ कैलकुलेशन करो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, तो वहाँ के एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहेंगे कि यार इनका तो काम करने का ढंग ही बिल्कुल अलग है, इतने पुराने जमाने की सोच के साथ ये काम करना चाहते हैं और हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपके जो लोग हैं उनके थ्रू आपको कैसे वर्क करना है, कौन से आप प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई कर सकते हो जिससे वो लोग अच्छे से बिहेव करें और वहाँ पे आपके साथ काम करना पसंद करें। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें अगर आपको लग रही है तो आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मेथड ट्राई करो एटलीस्ट, और देखो कि सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही आप हर जगह फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंटेंजेंसी अप्रोच यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको ये ध्यान देना होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहो और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो लाओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और उस पर रिजिड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ये बहुत ही ईजी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो है उसे फॉलो करना होता है कि जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनके बारे में आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। लोगों का उनका डेवलपमेंट करो, उनका ग्रोथ करो ताकि वो क्रिएटिव हो पाए, जो भी उनके अंदर पोटेंशियल उसका फुल यूटिलाइजेशन कर पाए। ये भी फोकस करता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि जो भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं हम उनका बेस्ट वर्जन जो है वो ला पाएँ। और वो बेस्ट वर्जन कब ला पाएंगे, जब उनकी स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे कि वो कैसे मोटिवेट होते हैं, या उन्हें किस टाइप की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, या वो किस तरीके से सोचते हैं, या कौन कौन सी नए नए स्कीम्स हम जो है ला सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, या उनके लिए कैसा एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच को टारगेट करता है कि हमें लोगों के लिए काम करना है ताकि लोग हमें अच्छा रिजल्ट दे पाए, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ नेचर जो है वो समझे, ठीक है, मीनिंग को समझा, ओवरव्यू जो था हमने उसे अंडरस्टैंड कर लिया है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है देन आपको इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्दर वीडियो के लिए आपको अपडेटेड रहना है। राइट, थैंक यू।